एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। दिस साइड अंकिता। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 14 सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज स्टैंडर्ड 9th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। तो गाइज लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, लेट मी रिमाइंड। लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन से सब्सटेंसेस हम लोग हमारे लाइफ में यूज़ करते हैं। कोई भी एसिड, बेस या सॉल्ट को आप कैसे प्रेडिक्ट करते हो, सॉल्ट के कौन से 3 टाइप्स होते हैं, वो सॉल्ट का नेचर कैसे क्या होता है। और हम लोगों ने फिर डिस्कस किया था कि कौन से सॉल्ट आपको डिस्कस करना है या कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आपको डिस्कस करना है। तो ये लास्ट वाले क्लास में मैंने ऑलरेडी ये वाला चार्ट आपको बना के दिया था। ये वाइट बोर्ड जो है ये लास्ट वाले क्लास का ही है, क्योंकि वो वीडियो के बाद ही मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। तो ये वाला जो पार्ट था ये अपन लोगों ने लास्ट वाले क्लास में देखा था, और इसको देखकर हम लोगों ने अपनी लास्ट वाली क्लास को एंड कर दिया था, राइट। तो मैंने उसी चीज़ को आपके सामने लाया है, क्योंकि मेरे को ये दिखाना है कि जो चार्ट मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बताया था, उसी चार्ट में के हर एक सॉल्ट को हमको 1 बाय 1 करना है डिस्कस। तो चलिए, अब इस चार्ट को देखने के बाद आपको फर्स्ट वाले क्लास का तो आइडिया आ ही गया होगा। अगर इस वीडियो को आप डायरेक्टली देख रहे हो तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के पहले एक और पार्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। तो फर्स्ट इट्स बेटर कि यू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड देन एंटर इनटू दिस, ठीक है। अब देखो, इसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे NaCl को, फिर दिस, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे हम लोग करके सारे सॉल्ट देखेंगे। बट सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे, NaCl से। तो चलिए डिस्कस करते हैं NaCl को। चलिए, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं NaCl को, जो कि है आपका फर्स्ट सॉल्ट। और इसी NaCl का मतलब क्या होता है, इसी NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, क्योंकि Na का मतलब होता है सोडियम और Cl का मतलब क्या होता है, क्लोरीन, मतलब ही आप उसको क्लोराइड बोलते हो। तो वो हुआ आपका NaCl। इसी सोडियम क्लोराइड को आप टेबल सॉल्ट भी बोलते हो। अब इसको टेबल सॉल्ट इसलिए बोला जाता है, रीज़न ये है क्योंकि जो नमक होता है घर में वो हमारे टेबल के ऊपर रखा होता है और वो किसी डब्बे में होता है, तो आप लोग उसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हो। तो याद रखना है कि जो भी आपका सोडियम क्लोराइड होता है, मतलब ही जो भी आपका NaCl होता है, वही आपका टेबल सॉल्ट होता है। ये चीज़ तो पहले आप दिमाग में एकदम बढ़िया तरीके से फिट कर लो भाई। तो अगर आपको किसी ने टेबल सॉल्ट पूछा तो ऐसा नहीं कि आप सोचते बैठे कि टेबल सॉल्ट क्या है। याद रखना, टेबल सॉल्ट ही सोडियम क्लोराइड है, मतलब ही आपका क्या है, NaCl है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ NaCl की प्रॉपर्टीज़ दे रखी है। पहले अपन लोग वो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपको सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करना है, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस करना है, ठीक है, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करना है, उसके यूजेस को डिस्कस करना है, एप्लीकेशंस को डिस्कस करना है, उसके कुछ केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करना है। इतना पार्ट आपको करना है, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने सबसे पहले तो पकड़ा है अपने NaCl को, जो कि आपका है फर्स्ट टाइप का सॉल्ट। चलिए आ जाओ सारे के सारे पेज नंबर 151 पर। पेज नंबर 151 पर NaCl के बारे में कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। पहले अपन उसको डिस्कस करते हैं, फिर सारे रिएक्शंस को भी करेंगे हम लोग डिस्कस। चलिए देखते हैं। टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट, क्योंकि टेबल सॉल्ट को ही क्या बोला जाता है, कॉमन सॉल्ट बोला जाता है, ठीक है। विच गिव्स ए सॉल्टी टेस्ट टू फूड, वो आपको खारा टेस्ट देता है। जैसे आप नमक डालते हो तो नमक डालने के बाद आपको मीठा स्वाद थोड़ी आता है, आपको खारा टेस्ट आता है ना, खट्टा टेस्ट आता है। तो बेसिकली नमक जो होता है वो सॉल्टी टेस्ट देता है टू फूड एंड इज़ द मोस्ट यूज ऑफ ऑल सॉल्ट। सबसे ज़्यादा जितने भी सॉल्ट होंगे, अलग अलग टाइप के सॉल्ट होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई सॉल्ट का हम लोग यूज़ करते तो वो है NaCl, मतलब ही आपके घर का नमक और टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड, इसका हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। बाकी चीज़ों का हम लोग उतना यूज़ नहीं करते, बाकी सॉल्ट का आप उतना यूज़ नहीं करते हो। इट्स केमिकल नेम इज़ सोडियम क्लोराइड। अब घर के नाम के हिसाब से तो आप उसको टेबल सॉल्ट बोलते हो जनरल तरीके से, लेकिन केमिकल तरीके से अगर देखा जाए तो उसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। आगे देखते हैं। सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपका जो सोडियम क्लोराइड होता है वो फॉर्म कैसे होता है। सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अभी हम लोग देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ NaCl, कि जो भी आपका NaCl है वो कैसे क्या प्रिपेयर होता है, उसको हम लोग देख रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ NaCl, तो देखो कैसे प्रिपेयर होता है NaCl। सबसे पहले आप लेंगे NaOH को और उसके अंदर में डालेंगे HCl को। NaOH लिया और HCl लिया, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से निकलता है OH और यहाँ से निकलता है H और ये निकलता है H2O के फॉर्म में बाहर। तो यहाँ से आपका H और यहाँ से आपका OH H2O के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो क्या क्या बचता है, यहाँ पे आपका बचा है Na और यहाँ पे आपका बचा है Cl। ठीक है, तो इस टाइप से ये रिएक्शन होती है। तो NaOH क्या है, ये है आपका एक बेस। जो भी आपका HCl है, HCl क्या है, वो है आपका एसिड। NaCl क्या है, वो है आपका सॉल्ट। और H2O क्या है, वो है आपका वाटर। और आप लोगों ने बचपन से ही रिएक्शन बहुत बार पढ़ी कि जब भी एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो हमेशा वहाँ पे दो टाइप की चीज़ें बनती है। पहला बनता है सॉल्ट और सेकंड बनता है वाटर। यहाँ पे भी बिल्कुल वही हो रहा है, कुछ डिफरेंट नहीं हो रहा है, कुछ अलग नहीं हो रहा है। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, और ये है आपका कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड या NaCl। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिड जब बेस के साथ में रिएक्ट हो रहा है तो एसिड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसलिए इसी रिएक्शन को आप लोग न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हो। इसी रिएक्शन को आप लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हो, रीज़न ये है कि जो भी एसिड है वो बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसीलिए आप उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ आपका NaCl का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो अभी अपन लोगों ने NaCl की इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर लिया पेज नंबर 151 से। NaCl कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसको भी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेज ऑफ NaCl को। देखो ये जो है ना, ये प्रॉपर्टीज़ और यूजेज ये आपको दे रखा है इस ब्लू वाले सेक्शन में। तो अभी आप सारे के सारे आ जाओ इस ब्लू वाले सेक्शन में, अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। कॉमन सॉल्ट इज़ ए कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन आयोनिक कंपाउंड। कॉमन सॉल्ट जो होता है वो कलरलेस नेचर का है। कलरलेस मतलब देखो कैसा होता है, अगर मैं बात करती हूँ नमक की तो कुछ लोग बोलेंगे कि नमक तो होता है भाई वाइट कलर का, कुछ लोग बोलेंगे नहीं 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 मेरे घर का तो नमक कुछ अलग ही कलर का है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं 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 नमक तो कलरलेस होता है। तो अपन क्या सबकी थोड़ी सुनते बैठेंगे। आपको बस यहाँ पे इतना ही याद रखना है कि जो भी आपका कॉमन सॉल्ट होता है ना वो एक्चुअली कलरलेस फॉर्म में होता है, लेकिन फिर अगर आप उसको आयोडीनेटेड करते हो, हम लोग बोलते हैं ना आयोडीनाइज सॉल्ट, क्लोरीनेटेड आयोडीनेटेड सॉल्ट है ना, बोलते हैं ना आयोडीन सॉल्ट, तो बेसिकली वो फिर उसमें कलर आ जाता है वाइट कलर। लेकिन ऐसे अगर आपने नमक का गड़ा देखा होगा, मैं पाउडर्ड नमक की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पाउडर्ड नमक तो आपको जो घर में मिलता है वो आयोडीनेटेड होता है, लेकिन अगर मैं नमक के गड़े की बात करती हूँ तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, वो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। फिर बाद में आप उसको जब चूरा कर दो तो फिर वो वाइट कलर का होगा, उसमें आयोडीनेटेड डालेंगे। लेकिन ऐसे वो नमक का जो गट्ठा होता है, जो गड़ा होता है ना, गड़ा जैसे गड़ी शक्कर होती है वैसे गड़ी नमक भी होती है, तो वो कलरलेस होता है और वो क्रिस्टलाइन नेचर का भी होता है। अगर आपने देखा होगा तो वो गड़ी शक्कर को कैसी होती है, गड़ी शक्कर कलरलेस होती है और अच्छा क्रिस्टल होता है बड़ा सा। वैसे जो नमक के गड़े होते हैं वो भी कलरलेस होते हैं और अच्छा खासा क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। और आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक क्यों है, क्योंकि Na के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव और Cl के ऊपर चार्ज है नेगेटिव, मतलब जो भी आपका ये वाला कंपाउंड होगा ये कैसे नेचर का होगा, आयोनिक नेचर का। देयर इज़ नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जैसे बहुत सारे सॉल्ट होते हैं ना, उनके बाहर में आप ऐसा लिखते हो यहाँ पे H2O, आप जब उसका फॉर्मूला लिखते हो तो फॉर्मूले के बाजू में आप वहाँ पे H2O भी लिखते हो, क्योंकि वो कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। लेकिन जो आपका कॉमन सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट है, मतलब ये जो आपका NaCl सोडियम क्लोराइड है उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको ये फॉर्मूले में कहीं पे भी H2O नहीं दिख रहा है, H2O अलग है। इस फॉर्मूले के साथ में आपको कहीं पे H2O दिख रहा है क्या, नहीं, मतलब इसके अंदर में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ए न्यूट्रल सॉल्ट। ये जो सॉल्ट है ना तो ये एसिडिक नेचर का है ना तो ये बेसिक नेचर का है। अब न्यूट्रल सॉल्ट क्यों है, क्योंकि लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट में टोटल 3 टाइप की वैरायटी होती है, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर और न्यूट्रल नेचर का सॉल्ट। अगर आप ध्यान से देखते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे जो बेस आपने लिया वो भी है स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे जो एसिड आपने लिया वो भी है स्ट्रॉन्ग एसिड। और जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो जो भी आपका सॉल्ट फॉर्म होता है उसका नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल नेचर। ये चीज़ मैं ऑलरेडी लास्ट वाले क्लास में विद द हेल्प ऑफ चार्ट आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। दिस कंपाउंड इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट लाइक Na2CO3 एंड NaHCO3। मतलब आप NaCl की हेल्प से Na2CO3 और NaHCO3 इन सबको भी आप बना सकते हो। आगे देखते हैं।
When an electric current is passed through a saturated solution of sodium chloride, it is electrolyzed and hydrogen gas। ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ रिएक्शंस, क्योंकि अगर आप ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में उतने बढ़िया तरीके से नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको इस चीज़ को समझा के देती हूँ कि ये होता कैसे। चलिए डिस्कस करते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ NaCl को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ NaCl को आप लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ NaCl को। ठीक है, आप लोग ज़रा यहाँ पे ध्यान देना, एकदम बढ़िया तरीके से आपको ध्यान देना है तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जब भी आप NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेते हो, मतलब NaCl के अंदर में आप लोग पानी को डाल रहे हो, तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये हुआ आपके NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, याद रखना, ये हुआ आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। और इसको आप लोग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl क्यों कहते हो? रीज़न यहाँ पे ये है, इसको एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इसलिए कहा जाता है क्योंकि वाटर का मतलब एक्वस होता है, और जब हम किसी चीज़ के अंदर में पानी को मिलाते हैं और उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो आप उस चीज़ को एक्वस सॉल्यूशन बोलते हो। ठीक है, वाटर का मतलब ही एक्वस होता है, एक्वस मीडियम मतलब ही वाटर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा एक्वा पार्क, जैसे बहुत सारी जगह पे वाटर पार्क होता है। जैसे हमारे इधर में हाईलैंड पार्क है, फन एंड फूड है। हाईलैंड पार्क, फन एंड फूड तो बहुत ही कॉमन है। क्रेजी कैस्टल है, लेकिन हाईलैंड पार्क और फन एंड फूड तो भाई खतरनाक वाला कॉमन है। फन एंड फूड तो आई लव फन एंड फूड, बहुत ही बढ़िया है। तो बेसिकली ये जो पार्क है इसको आप वाटर पार्क नहीं बोलते हो, कुछ लोग इसको एक्वा पार्क बोलते हैं। रीज़न ये है क्योंकि वाटर ही क्या है, एक्वा है, इसलिए हम वाटर पार्क को एक्वा पार्क भी बोलते हैं, क्योंकि वाटर का ही मतलब एक्वा होता है। तो इसी वाटर का मतलब एक्वस भी बोल सकते हैं, क्योंकि वाटर मतलब ही एक्वा है। वाटर पार्क को आप एक्वा पार्क बोलते हो, तो वाटर को आप एक्वस भी तो बोल सकते हो ना। ठीक है, तो वो होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हो, मतलब NaCl के अंदर आपने वाटर को मिलाया और उसको अच्छे से सॉल्यूशन बना दिया। यहाँ से आप लोग पास करते हो इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट को आप पास करेंगे उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से, तो देखो होगा क्या, यहाँ पे ये होगा भाई कि यहाँ पे आपका बनेगा NaOH बनेगा। NaOH के साथ में यहाँ पे क्लोरीन गैस लिबरेट होगी और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होगी। क्लोरीन भी गैस है इसलिए मैंने नीचे में G लगाया, हाइड्रोजन भी गैस है इसलिए मैंने नीचे में G लगाया। और जो भी चीज़ आपकी गैशियस होती है, तो गैस जैसे बनती है वो तुरंत आसमान में उड़ जाती है, इसलिए मैंने उसको ऊपर का एरो दिखाया। तो याद रखना, आप कोई भी अगर रिएक्शन करवाते हो उसमें अगर आपको गैस दिखती है तो आप ऊपर का एरो दिखाओ, क्योंकि वो गैस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि ये जो क्लोरीन गैस है ना, ये एनोड पे लिबरेट होती है। ये क्लोरीन गैस लिबरेट होती है एट एनोड, और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये लिबरेट होती है एट कैथोड। ये चीज़ मैं आपको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। बेसिकली मेरा तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो मैं MSc केमिस्ट्री हूँ, तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। तो केमिस्ट्री में जो आपका चैप्टर नंबर 5 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्टैंडर्ड 12th केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री 1 में चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ये पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है। तो अभी इसका ज़्यादा काम नहीं है, इसलिए अभी बस आप इतना ही याद रखो, ये सब मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगी। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। तो ये हुई पहली रिएक्शन। अब सेकेंड रिएक्शन देखो क्या है। अगर आप NaCl को लेते हो और NaCl को अगर आप लोग हीट कर रहे हो एट हाई टेम्परेचर, उसको आप हीट कर रहे हो एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे अगर आप उसको हीट कर रहे हो, जैसे कि 800 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे आप उसको हीट कर रहे हो जैसे कि 800 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो NaCl है ना, ये NaCl आपका बन जाएगा फ्यूज़ NaCl। इसको आप बोल सकते हैं NaCl इन फ्यूज स्टेट, मतलब ही NaCl जो रहेगा वो फ्यूज्ड फॉर्म में रहेगा, एकदम ऐसा पूरा एकदम ऐसा स्टिकी नेचर का वो हो जाएगा, फ्यूज्ड फॉर्म में हो जाएगा बिल्कुल वो, क्योंकि वहाँ से पूरा वाटर निकल गया। और आप उसको अगर इतने हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो वो बिल्कुल ऐसा एकदम स्टिकी नेचर का हो जाएगा, एकदम फ्यूज्ड फॉर्म में हो जाएगा, एक बूंद भी वहाँ वाटर का नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये जो फ्यूज्ड NaCl है, अगर आप इसका करवाते हो इलेक्ट्रोलिसिस, अगर ये फ्यूज्ड NaCl का आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हो, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये मैं अभी आपको नहीं समझाऊंगी क्योंकि अभी इसका इतना काम नहीं है, लेकिन ये 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 5 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो वहाँ पे आपको मैं सब समझाऊंगी। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, यहाँ पे आपका जो लिक्विड सोडियम है ना, लिक्विड सोडियम वो डिपॉजिट होता है।
और कोई भी चीज़ अगर नीचे डिपॉजिट होती है तो आप उसको नीचे का एरो दिखाते हो। याद रखना, अगर कोई भी चीज़ बीकर के नीचे में जाकर डिपॉजिट होने वाली है तो आप उसको नीचे का एरो दिखाते हो। इसी के साथ साथ यहाँ पे क्लोरीन गैस लिबरेट होगी, और क्लोरीन जो है वो गैस है, तो गैस को हमेशा हम लोग ऊपर के एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कोई भी चीज़ नीचे डिपॉजिट होने वाली है, नीचे सेटल होने वाली है, तो आप लोग उसको नीचे के एरो से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो ये हुई आपकी केमिकल रिएक्शंस ऑफ NaCl। ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं NaCl की इंफॉर्मेशन को। यहाँ पे भी आपका जो क्लोरीन है ये एनोड पे लिबरेट होगा। जैसे ऊपर में क्लोरीन एनोड पे हो रहा है तो ये भी एनोड पे, और ये लिबरेट होगा एट कैथोड। ठीक है, ये पार्ट रह गया था। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये डू यू नो को डिस्कस कर रहे हैं। देखो हम पेज नंबर 151 पे जो ये दोनों पार्ट है ना, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सॉल्ट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम अ सर्टन टाइप ऑफ रॉक। आप सॉल्ट को सर्टन टाइप ऑफ रॉक से भी ऑब्टेन करते हो। जैसे कि देखो, दिस सॉल्ट इज़ कॉल्ड एज रॉक सॉल्ट। मतलब जो भी आपका NaCl है, जो भी आपका सोडियम क्लोराइड है, या आप उसको कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट बोलते हो, आप उसको रॉक सॉल्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको रॉक से मिलता है। द मिनरल हलाइट एंड हिमालयन रॉक सॉल्ट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रॉक सॉल्ट। मतलब जो मिनरल हलाइट होता है और हिमालयन के जो रॉक सॉल्ट होते हैं वो भी आपका रॉक सॉल्ट का एग्जाम्पल है। दिस सॉल्ट इज़ यूज टू ट्रीट मैनी डिसीजेस। आगे बढ़ते हैं। द 25% एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड ब्राइन। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा ब्राइन। तो ब्राइन का मतलब ही क्या होता है? NaCl का सोल्यूशन जो होता है, मतलब ही जो नमक का पानी होता है, उसी को आप लोग ब्राइन बोलते हो। बट याद रखना कि बेसिकली उसमें सिर्फ और सिर्फ 25% ही NaCl होता है और बाकी 75% वाटर होता है। तो NaCl का जो वाटर होता है, मतलब NaCl का एक्वस सोल्यूशन, मतलब ही नमक का पानी, आप ही उसको ब्राइन बोलते हो। When 1/5 of this solution is evaporated, the dissolved salt get crystallized and the salt get separated from the solution। ठीक है, तो ये हुआ आपका NaCl। इसमें हम लोगों ने देखा इन्फॉर्मेशन को, डू यू नो को, प्रिपरेशन को, यूजेस को, केमिकल रिएक्शंस को। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के सॉल्ट को, जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। सोडियम बाइकार्बोनेट, उसी को आप लोग कहते हो बेकिंग सोडा। चलिए, तो आपको नाम याद रखना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को ही आप लोग बेकिंग सोडा बोलते हो और उसी का मतलब होता है NaHCO3। चलिए डिस्कस करते हैं। योर मदर ब्रिंग्स केक, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेज नंबर 152 को। योर मदर ब्रिंग्स केक ऑन योर बर्थडे और मेक्स इट एट होम। ठीक है, आपकी मम्मी एक तो आपके बर्थडे पे केक बाहर से लाएगी या तो घर में बनाएंगी। शी ऑल्सो मेक्स क्रिप्स भाजी, बहुत सारे टाइप की वो क्रिप्स ही भाजी बनाती है। हैव यू एवर आस्क्ड योर मदर व्हाट मेक्स द केक पोरस और भाजी क्रिप्स। मतलब बेसिकली क्या आपने अपनी मम्मी से पूछा है कि केक जो होता है वो इतना स्पॉन्जी कैसे बनता है, और जो भाजी बनती है क्रिस्पी भाजी, क्रिस्पी कॉलीफ्लावर, क्रिस्पी पालक, तो ये आप कैसे बनाते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं इस चीज़ को। मदर ऐड बेकिंग सोडा इन द बैटर। तो आप लोगों को बेसिकली ये याद रखना है कि जैसे आप लोगों का इडली सांभर होता है ना, डोसा होता है, भाई मेरे मुँह में पानी आ रहा है उत्तपम होते हैं, डोसा, इडली सांभर, ढोकले, उत्तपम, ठीक है, ये सारी अप्पे, ये सब में आपकी मम्मी बेसिकली क्या डालती है? बेकिंग सोडा डालती है। बेकिंग सोडा से जो भी आपका बैटर है वो फर्मेंट होने लगता है, और फर्मेंट होके बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको वो चीज़ मिलती है, राइट। उसमें मतलब बेसिकली फर्मेंट ही होता है, आप उसको ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ और यूजेस को डिस्कस करते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज़ और यूजेस है सोडियम बाइकार्बोनेट के, वो इस ब्लू कलर के बॉक्स में दे रखे, उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। NaHCO3 reacts with moist litmus paper and red litmus paper turns blue, which means it is basic in nature। जो भी आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो भी आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है या बेकिंग सोडा है, बेसिकली ये बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर का इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई भी चीज़
रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर दे तो वो जो चीज़ होती है वो बेसिक नेचर की होती है। तो ये जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो आपके रेड लिटमस पेपर को, ये जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना, वो आपके रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देता है ब्लू में, ब्लू में वो कन्वर्ट कर देता है। तो ये है आपका रेड लिटमस पेपर। और जब आप इस रेड लिटमस पेपर में डालते हो सोडियम बाइकार्बोनेट को तो वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लू कलर में। तो आप लोगों ने इससे ये प्रेडिक्ट किया कि जो भी आपका NaHCO3 है उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर है बेसिक। क्योंकि कोई भी अगर एसिडिक चीज़ है तो वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेंगी, बट अगर कोई भी बेसिक चीज़ है तो वो रेड को ब्लू में करेगी। अब सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, मतलब जो आपका NaHCO3 है, वो रेड को ब्लू में कर रहा है, मतलब ही वो आपके बेसिक नेचर का है। इट इज़ यूज टू मेक ब्रेड, केक, ढोकला, इडली सांभर, उत्तपम, डोसे। मुझे पता है ना, मैं बताती हूँ, इसमें 3 ही चीज़ लिखी है, ब्रेड, केक, ढोकला। लेकिन इसके अलावा मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है, डोसा, उत्तपम, इडली सांभर, ये सब आप लोग बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बीइंग बेसिक इन नेचर इट इज़ यूज टू रिड्यूस एसिडिटी इन स्टमक। अगर आपके पेट में कभी बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो गई, बहुत ज़्यादा पेट में गैसेस हो रही है और बहुत ज़्यादा गैसेस के साथ में आपको जलन मार रहा है पूरा चेस्ट का पार्ट, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया है पूरा का पूरा, तो आप उसका सोल्यूशन ले सकते हो। मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट थोड़ा सा डालो, उसको उसमें वाटर ऐड करके उसको पी लो। उससे क्या होगा, जो भी आपके स्टमक के अंदर में जितनी भी एसिडिटी है वो सारी की सारी एसिडिटी को वो बेस में कन्वर्ट कर देगा। क्यों ऐसा होगा, देखो, आपके स्टमक में अगर बहुत सारा एसिडिटी है, बहुत सारा एसिड सपोज सेग्रीगेट हो रहा है और एसिडिटी बहुत बढ़ गई है, बहुत जलन मार रहा है, तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट लो, मतलब जो घर में बेकिंग सोडा होता है, और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालो, उसका सोल्यूशन बनाओ, उसको पी लो। अब ये बेसिक नेचर का है, ये कौन से नेचर का है, बेसिक नेचर का है। और अगर आपके पेट में या स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हुई है तो वो एसिडिटी को ये जो बेस है वो क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और फिर आपकी एसिडिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। समझ में आया? क्योंकि ये बेसिक नेचर का है तो वो स्टमक के अंदर की एसिडिटी को कंप्लीट कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। NaHCO3 इज़ यूज टू मेक द एक्टिव सब्सटेंस CO2 इन द फायर एक्सटिंग्विशर। हम लोग जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं उसमें 2 टाइप की चीज़ें यूज़ करते हैं, एक रहता है H2SO4 और एक रहता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर। तो H2SO4 लेते हो और सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर लेते हो, तो जब भी ये दोनों एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वहाँ से आपकी CO2 गैस निकलती है, और वही CO2 गैस तो भाई आपके फायर को एक्सटिंग्विश करती है, ख़त्म करती है। बेकिंग सोडा इज़ यूज टू क्लीन एन ओवन। अगर आपको ओवन को क्लीन करना है, उसमें बहुत सा काला 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 हो गया है वो, तो आप बेकिंग सोडा का यूज़ करके कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ आपका बेकिंग सोडा, मतलब ही आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और NaHCO3। ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए, तो अब हम लोगों ने डिस्कस किया अपने सेकेंड टाइप के सॉल्ट को, जिसका नाम था सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा और NaHCO3। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने थर्ड टाइप के सॉल्ट को, जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। तो चलिए डिस्कस करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, मतलब ही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को, मतलब ही CaOCl2 को। चलिए डिस्कस करते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने थर्ड टाइप के सॉल्ट को, जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। और इसी ब्लीचिंग पाउडर का मतलब ही होता है CaOCl2। इसी को आप लोग बोलते हो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार इसको। यहाँ पे आप लोगों ने क्या क्या समझा। यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा भाई कि जो भी आपका ब्लीचिंग पाउडर है उसी का मतलब होता है CaOCl2। ठीक है, देखो ये Ca जो होता है ना, इसी Ca का मतलब होता है कैल्शियम, इस O का मतलब होता है ऑक्सी, और इस Cl का मतलब होता है क्लोराइड। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे इतना ही याद रखना है कि Ca का मतलब होता है कैल्शियम, O का मतलब होता है ऑक्सी, और Cl का मतलब होता है क्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड मतलब ही CaOCl2, मतलब ही आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। सबसे पहले तो सारे के सारे आ जाएंगे पेज नंबर 152 पर। पेज नंबर 152 पर ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। टैप वाटर हैज़ अ टिपिकल स्ट्रॉन्ग ओडर इन रेनी सीजन। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड इट? आप लोगों ने देखा होगा
कि बारिश के सीज़न में क्या होता है ना, पानी का अलग ही स्मेल होता है। ऐसा स्मेल ठंडी और गर्मी में नहीं होता, लेकिन बारिश के सीजन में पानी का अलग ही स्मेल आता है। वाटर इन ए स्विमिंग पूल ऑल्सो हैज़ द सेम ओडर। इट इज़ द ओडर ऑफ क्लोरीन गैस यूज टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स इन दी वाटर। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो बारिश में पानी का जो बारिश के सीज़न में, रेनी के सीज़न में जो पानी होता है उसका स्मेल अच्छा नहीं आता। रीज़न ये है कि हम लोग वो पानी में, क्योंकि बारिश के सीजन में बहुत सारे, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे इल्लियाँ हो जाती है पानी में। बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे ना ये रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं वो वाटर के अंदर, बहुत सारे माइक्रोब्स आ जाते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट आ जाते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी इल्लियाँ रहती है। ये और ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती है वाटर के अंदर में। तो अब वो अगर हम लोगों ने पी लिया तो हम लोगों को तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, डिसीजेज हो जाएंगे, वाटर बॉर्न डिसीजेस। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर में क्लोरीन गैस डालते और क्लोरीन गैस से उस चीज़ को मारने की कोशिश करते हैं। जो माइक्रोब्स है, जो कीड़े हैं उसके अंदर में, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं उनको मार देते हैं। तो उससे वो पानी अगर हम पी भी लेते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम लोग बेसिकली जो वाटर यूज़ करते हैं रेनी सीजन में, उसमें अलग ही स्मेल आता है, क्योंकि वो स्मेल होता है क्लोरीन गैस का। इट इज़ द ओडर ऑफ क्लोरीन गैस। ठीक है, क्लोरीन गैस इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन गैस जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड देयरफॉर यूज एज ए स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टिंग एज वेल एज ब्लीचिंग एक्शन। क्लोरीन गैस जो होता है उसके दो टाइप के यूजेस होते हैं। पहला होता है एज अ डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट मतलब जो भी इन्फेक्शन आपको फ्यूचर में हो सकता है आप उसको पहले ही दूर कर दे रहे हो, जितने भी माइक्रोब्स है उनको आप पहले ही मार दे रहे हो, तो उससे डिसइंफेक्टिंग हो गया। और सेकंड है ब्लीचिंग एक्शन, वो ब्लीच करके भी हम लोग यूज़ करते हैं उसको, वो सब अपन देखेंगे। तो क्लोरीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो क्लोरीन का पहला काम है एज अ डिसइंफेक्टिंग एजेंट और सेकंड है एज अ ब्लीचिंग एजेंट। क्लोरीन इज़ इनकन्वीनियंट टू हैंडल बिकॉज ऑफ इट्स गैसियस स्टेट। अब क्लोरीन है तो बहुत अच्छा भाई, डिसइंफेक्टिंग एजेंट है, ब्लीचिंग एजेंट है, लेकिन फिर भी इसको हैंडल करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट काम है। रीज़न ये है कि यहाँ पे ये गैशियस फॉर्म में होता है। आप लोगों ने सुना होगा फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, है ना, गैशियस फॉर्म में होता है। इंस्टेंट द सॉलिड ब्लीचिंग पाउडर विच हैज़ द सेम इफेक्ट इज़ मोर कन्वीनियंट टू यूज़। अगर आप बात करते हो क्लोरीन गैस की, तो क्लोरीन को तो आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो गैशियस फॉर्म में, तो वो तो उड़ जाएगा, तो डिफ़िकल्ट है। लेकिन ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसमें जो आपको एक क्लोरीन दिख रहा है ना, ये जो कंपाउंड है ये सॉलिड फॉर्म में है, मतलब क्लोरीन गैशियस फॉर्म में। लेकिन अगर मैं ब्लीचिंग पाउडर की बात करूँ तो ये पाउडर है, इसके नाम में ही आ रहा है पाउडर। तो पाउडर से आप क्या समझ सकते हैं कि वो सॉलिड फॉर्म में है। तो आप यहाँ पे ये भी चीज़ सोच सकते हो कि जो भी आपका ये CaOCl2 है, ये भी कैसे फॉर्म में होगा, ये भी पाउडर फॉर्म में होगा। मतलब यहाँ पे आपका क्लोरीन कैसे फॉर्म में होगा, सॉलिडिफाइड फॉर्म में होगा। तो अब आप ही बताओ, मुझे तो क्लोरीन से काम है, लेकिन अगर मैंने गैशियस वाला क्लोरीन दिया तो मैं उसको बराबर तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाऊंगी और हैंडल भी नहीं कर पाऊंगी। वही अगर मैंने सॉलिडिफाइड फॉर्म वाला लिया अपना काम करवाने के लिए, तो मेरा काम बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में, तो ये आसमान में नहीं उड़ेगा और वो पाउडर्ड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो मैं क्लोरीन का इसी फॉर्म से भी ले सकती हूँ। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर अंडरगो स्लो डिकम्पोजिशन ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एंड द क्लोरीन गैस इज रिलीज। ब्लीचिंग पाउडर गेट्स इट्स प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ क्लोरीन गैस। ब्लीचिंग पाउडर की सबसे खास प्रॉपर्टी यही है कि ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन गैस निकलती है, और क्लोरीन गैस निकलती है ब्लीचिंग पाउडर से करके ही हम लोग उसको ब्लीचिंग एजेंट और एज अ डिसइंफेक्टिंग एजेंट करके यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ब्लीचिंग पाउडर का मैंने आपको थ्योरी बता दिया कि क्लोरीन गैस होती है, सॉलिडिफाइड फॉर्म में होती है, लेकिन इसका प्रिपरेशन, इसके यूजेस और इसकी केमिकल रिएक्शंस मैं अभी नहीं डिस्कस कराऊंगी, क्योंकि अगर मैंने अभी करा दिया तो वो कम से कम 10 से 15 मिनट खा लेगा और अपना टाइम हो चुका है लेक्चर का। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। मैंने आपको जस्ट क्लोरीन गैस रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई, और ये पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वाले क्लास में। ठीक है, टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।